नमस्कार, मैं रामकंठ पटेल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल जीपीसी जालोर। आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है स्पीड कंट्रोल करनी है डीसी मोटर की। देखिए, स्पीड कंट्रोल करने के जो मेथड्स हैं, जो 2-3 मेथड को आपको पिछले वीडियो में मैंने सारे डिटेल में बताए हैं। एक मेथड है जिसमें कि हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को वेरी करके स्पीड कंट्रोल करते हैं, दूसरे में फ्लक्स को वेरी करके, और तीसरे में टर्मिनल वोल्टेज को वेरी करके स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ये मेथड हमारा पूरा हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में देखें। आज हम इस मेथड के बारे में देखेंगे। तो इसका नाम है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय वेरिंग फील्ड फ्लक्स। ये मेथड अलग अलग नामों से अलग अलग किताबों में मिलता है। किसी किताब में इसे फील्ड वीकनिंग मेथड भी कहते हैं, तो किसी में इसे फील्ड करंट कंट्रोल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आखिरकार हमें करना वही काम है और ये सारे जो नाम है ये इसी मेथड के हैं। इसे फील्ड वीकनिंग मेथड या फील्ड करंट कंट्रोल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये डीसी मोटर को इस तरीके से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। डीसी मोटर में हम देखेंगे डीसी शंट और सीरीज मोटर। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे डीसी शंट मोटर में इस मेथड की मदद से किस प्रकार स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। डीसी शंट मोटर इस स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो सर्किट डायग्राम की ज़रूरत है वो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आर्मेचर है मोटर का। यहाँ पर ये टर्मिनल है, टर्मिनल वोल्टेज VT प्लस माइनस। ये हमारा फील्ड रहेगा। यहाँ पे ये शंट फील्ड है, इसका रेजिस्टेंस R शंट नाम दिया। यहाँ पे आने वाली करंट आर्मेचर करंट, ये फील्ड करंट IF। यहाँ पर बैक EMF पैदा होता है। अब देखिए, हमें क्या करना है कि फ्लक्स को वेरी करना है, यानी कि इस फील्ड की करंट को वेरी करना है। इसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हम वेरी कर सकते हैं और एक्सटर्नल इसका नाम देते हैं। अब देखिए, इस मेथड में आर्मेचर करंट चूँकि लोड पर डिपेंड करती है, लोड हम वेरी नहीं कर रहे हैं, केवल स्पीड वेरी करनी है, इसलिए आर्मेचर करंट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो टॉर्क है, टॉर्क डिपेंड करता है फ्लक्स और आर्मेचर करंट के ऊपर। ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर टॉर्क वेरी करेगा। फिर और हम अगर देखें तो जो बैक EMF है, बैक EMF क्या होता है, यहाँ पर केवीएल इक्वेशन लगाएं तो ये हो जाएगा V माइनस ये टर्मिनल वोल्टेज आइए R है। अब यहाँ देखिए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो बैक EMF भी कांस्टेंट रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा। VT भी हमारा कांस्टेंट है। ये इनपुट सप्लाई का वोल्टेज है जिसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं आ रहा है, हम ऐसा मान के चलते हैं। ये चीज़ें हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस को बदलने से हमारी स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हम जानते हैं कि स्पीड है समानुपाती होती है बैक EMF और व्युत्क्रमानुपाती होती है फ्लक्स के। ठीक है। बैक EMF हमने देखा ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई खास वेरिएशन नहीं आने वाला है। अब ये जो हमारी करंट है फील्ड करंट यहाँ पर क्या है,
टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड बाय शंट रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखिए जैसे हम इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाने पर चूँकि ये व्युत्क्रमानुपात में है, फील्ड करंट कम हो जाएगी। हम ये भी जानते हैं कि फ्लक्स समानुपाती होती है फील्ड करंट के, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। जब फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी। यानी कि इतना क्लियर है कि इस मेथड में हम रेटेड स्पीड से अधिक स्पीड को बढ़ा सकते हैं। स्पीड कम करने के लिए ये मेथड नहीं है। तो रेटेड स्पीड यानी कि जो बेस स्पीड भी कहलाती है, जो कि मशीन की नेम प्लेट पे लिखी होती है, उससे अधिक स्पीड हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या क्या फ़र्क पड़ेगा स्पीड पर, हम एक कैरेक्टरिस्टिक की मदद से देखते हैं। यहाँ पर हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक काम में लेंगे। ये टॉर्क है, ये स्पीड है। ये हमने नो लोड स्पीड, जब कोई लोड नहीं है तब हमारी स्पीड ये थी। और कैरेक्टरिस्टिक हम पहले देख चुके हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होती है, यानी कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है, स्पीड कम हो जाती है। डीसी शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। जब आर एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है, रेजिस्टेंस हमने 0 कर रखा है, तब हमें ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। ठीक, अब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। बढ़ा दिया इसको, आर एक्सटर्नल 1 कर दिया। ठीक है, ये आर एक्सटर्नल 1 बड़ा है आर एक्सटर्नल नॉट से, इससे बड़ा है। रेजिस्टेंस को बढ़ाया, रेजिस्टेंस के बढ़ाने पर हमें मालूम है करंट कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। हमारी स्पीड बढ़कर कुछ ये हो गई। अगेन हम और रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, आर एक्सटर्नल 2। अगेन रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे और फ्लक्स कम हो जाएगा और स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड हमारी इतनी पहुंच गई। ये जब आर एक्सटर्नल 1 है, आर एक्सटर्नल 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार इस रेजिस्टेंस को वेरी करके, फ्लक्स को वेरी करके स्पीड को बढ़ाया जाता है। अगेन इस मेथड में स्पीड कम नहीं की जा सकती रेटेड स्पीड से। रेटेड स्पीड से अधिक स्पीड हम यहाँ पर वेरी कर सकते हैं। इस मेथड में एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि जैसे ही रेजिस्टेंस में वेरिएशन आता है, हम वेरी करते हैं रेजिस्टेंस में, उस समय आर्मेचर करंट में एक सर्ज देखने को मिलता है। सर्ज कहो, जर्क कहो, या आर्मेचर करंट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। यानी कि अचानक आर्मेचर करंट बढ़ जाती है और फिर वापस धीरे 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 अपनी रेटेड वैल्यू पर आ जाती है। इस जर्क से बचने के लिए क्या करना होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है बहुत ही स्लोली, ग्रेजुअली हमें वेरी करना होता है, ताकि ये समस्या यहाँ हमें देखने को नहीं मिले। इस मेथड के अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि बहुत ज़्यादा जब स्पीड ज़्यादा होती है उस समय फ्लक्स बहुत कम हो जाता है। फ्लक्स यानी कि फील्ड बहुत वीक हो जाता है। फील्ड के वीक होने के कारण इसकी जो वेव फॉर्म है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, स्पार्किंग बढ़ जाती है, और स्पार्किंग के बढ़ने के साथ ही साथ जो कम्यूटेशन है, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें पुअर कम्यूटेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा जब स्पीड होती है तो आर्मेचर बहुत गर्म हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है आर्मेचर। ये समस्या भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ में फील्ड बहुत वीक होने के कारण, यानी कि जब बहुत स्पीड बढ़ जाती है तो स्पीड जब बहुत ज़्यादा होती है उस समय इसमें जो वियर एंड टीयर है या जो मैकेनिकल डैमेज होने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। ये थे इसके डिसएडवांटेज। अगर इसके एडवांटेज की हम बात करें तो बहुत सारे एडवांटेज है। सबसे बड़ा जो एडवांटेज वो ये कि यहाँ पर जो पिछले मेथड में रेजिस्टेंस यहाँ था जिसके कारण कॉपर लॉस बहुत बढ़ गए थे, इसमें कॉपर लॉस बहुत ही कम बढ़ते हैं। कॉपर लॉस बहुत कम होने के कारण ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड कहलाता है। एफिशिएंसी यहाँ पर बहुत ही अच्छे देखने को मिलती है। उसके बाद में स्मूथ स्पीड कंट्रोल लगभग सारी डीसी मशीन में देखने को मिलता है। आपको कहीं भी मतलब जो भी स्पीड हम चाहते हैं वो स्पीड हम प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप में हमें स्पीड नहीं मिलती, हर एक स्मूथली मतलब स्पीड हम वेरी कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो स्पीड रेगुलेशन है वो बहुत बढ़िया है। देखिए मान लो कि हमने यहाँ तक इसको बढ़ा रखा है,
इस रेजिस्टेंस में हमारी मोटर चल रही है और ये स्पीड है। तो नो लोड से लेकर फुल लोड तक स्पीड में बहुत कम वेरिएशन है। स्पीड यहाँ पर देखिए, नॉर्मली स्पीड कम होती है, लेकिन यहाँ पर स्पीड में वेरिएशन बहुत कम देखने को मिला है। तो बहुत ही अच्छी स्पीड रेगुलेशन इसका होता है और स्पीड की रेंज भी बहुत ही बढ़िया, यानी कि 2:1 से लगाकर 4:1 तक आप स्पीड को वेरी कर सकते हैं। एंड सपोज कि इसकी अगर रेटेड स्पीड है 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम अगर इसकी रेटेड स्पीड है, तो इसको 3000 से लेकर 12000 तक की स्पीड हम वेरी कर सकते हैं। इतनी हाई स्पीड हमें यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। तो ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही, धन्यवाद।